न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अनुराग ठाकुर और अनुप्रिया पटेल, किरण रिजिजू पुरी ने ली शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, आरसीपी सिंह ने संभाली शपथ की कमान। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और रामचंद्र प्रसाद सिंह भी बने मंत्री। मोदी कैबिनेट में आज 36 नए मंत्री शामिल किए गए और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की है। जेडीयू नेता और बिहार से राज्यसभा सदस्य आरपी सिंह, हाजीपुर से लोकसभा सदस्य पशुपति पारस और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह दी गई। इन तीनों नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की आज शपथ ली। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने को लेकर चर्चा चल रही थी। जद्दोजहद के बाद आखिरकार जेडीयू ने मंत्रिमंडल में जगह बना ली। साल 2004 के बाद जेडीयू के किसी भी नेता को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही केंद्रीय मंत्री बने थे। उनके बाद अब आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोदी मंत्रिमंडल में आज शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वो दूसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं। इससे पहले वो मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। साठ साल के नैनीताल उधम सिंह सीट से लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। अजय ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके बाद 59 साल से यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बनवारी लाल वर्मा ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। बीएल वर्मा बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। साथ में यूपी के खीरी से बीजेपी सांसद अजय कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में 2022 के विधानसभा चुनाव की झलक साफ तौर पर देखी गई। यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उसमें यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मोदी के कैबिनेट विस्तार से पहले बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया था। राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिनसे नए कैबिनेट के बनने से पहले इस्तीफा देने को कहा गया था। इस्तीफे की खबर आने के बाद बाबुल सुप्रियो ने खुद इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यहां पर उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने का दुख बांटा, साथ ही मौका देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। हालांकि आपको बता दें कि कुल मिलाकर 13 मंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर समेत 13 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए हैं। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप सारंगी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवोश्री चौधरी, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल था। मोदी कैबिनेट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि जिस महामारी का प्रबंध नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वो भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे या फिर अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे?
पारस को मंत्री बनाए जाने के फैसले पर चिराग पासवान ने ऐतराज जताया। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया गया और उन्हें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वो अपनी टीम में किसे शामिल कर सकते हैं और किसे नहीं, लेकिन जब एलजेपी का सवाल है तो पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं हैं। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्य को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 4 बार दाम बढ़ते हैं। केंद्र लोगों से पेट्रोल और डीजल के जरिए 3.71 लाख करोड़ रुपए कमा चुका है। सवाल पूछते हुए कहा कि आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आम लोगों की जेब काटकर अपना पॉकेट भर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान पीएम पर यह कहते हुए हमला बोला कि उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए रखे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने धीरे धीरे फंड दिया, एक बार में क्यों नहीं दिया। हमने 3 करोड़ के लिए कहा, उन्होंने नहीं दिया और 6 महीने में 2 करोड़ रुपए दिए। अट्ठानवे साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए दिलीप कुमार को नम आंखों से अलविदा कहा गया। तिरंगे में लिपटा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उनका परिवार ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। सायरा बानो दिलीप कुमार की पार्थिव देह के साथ हर पल रही। उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक उनका हाथ थामे रखा। बुधवार सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली थी। दिलीप कुमार की अंतिम यात्रा में आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान काफी भीड़ दूर दूर तक नजर आई। दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार के जाने से उनके प्रशंसकों और करीबियों को बड़ा झटका लगा है। दिलीप कुमार के निधन की खबर ने एक्टर धर्मेंद्र को भी तोड़कर रख दिया। दिलीप कुमार संग अनोखा बॉन्ड शेयर करते थे, दोनों के बीच में भाइयों जैसा प्यार था। दिलीप कुमार के निधन के बाद धर्मेंद्र अपने भाई के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर के पास उदास और नम आंखों के साथ बैठे धर्मेंद्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। कब्रिस्तान से पहले अभिनेता का पार्थिव शरीर मस्जिद में लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को सांताक्रूज कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दिलीप कुमार का स्वास्थ्य काफी समय से खराब था, लेकिन पिछले 1 महीने में 2 बार उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। उत्तराखंड में सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को नसीहत दी है कि सभी लोग अपने काम पर ध्यान दें। सीएम धामी ने बताया कि मुझसे आईएएस एसोसिएशन के लोगों ने मुलाकात की और उन्हें मैंने निर्देश दिया है कि सचिवालय में काफी समय से फाइलें लंबित पड़ी हैं, जिनका निस्तारण तुरंत किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अपने कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना करके कार्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन भी किया। पूजन के कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी कार्यकर्ताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया।
देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार पर हमला बोला। साथ ही बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले भारतीय कलाकार, अभिनेता, उनको बहुत सारी उपाधि दी जा सकती हैं। दिलीप कुमार जी के निधन को दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं प्रशंसकों और परिजनों को संबल दे। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त करते हुए हिंदी सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिलीप कुमार के रूप में हम सबने आज एक महान अभिनेता को खो दिया है, ये बात कही। छत्तीसगढ़ में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं में सुपोषण के लिए वजन त्योहार मनाया जा रहा है। कुपोषण मुक्ति के लिए 7 से 16 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन करके उनके पोषण स्तर का पता लगाया जाएगा। वहीं 11 से 18 साल तक की बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा। आने वाला कोरोना का नया रूप डेल्टा प्लस को लेकर लोगों में काफी हद तक डर का माहौल पैदा हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं राहुल द्वारा राफेल की जांच की फिर से मांग करने पर विज ने कहा कि राफेल की हर तरह से जांच हो चुकी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को एक बार फिर से बादल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके लिखा कि प्रदेश को दिल्ली मॉडल नहीं बल्कि पंजाब मॉडल की जरूरत है। नीति पर काम न करने वाली राजनीति महज नकारात्मक प्रचार है और लोक पक्षीय एजेंडे से वंचित नेता राजनीति सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं, इसलिए विकास बगैर राजनीति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बिहार के कांग्रेस विधायक राहुल गांधी के बयान के साथ बैठक के लिए उनके आवास पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर राहुल गांधी जी से राय ली जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व में बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों समेत बिहार इकाइयों के बड़े नेताओं को तलब किया गया। कोरोना संकट के बीच में लगातार तेल के दामों में इजाफा हो रहा है और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर की कटिंग शेयर की है, जिसके मुताबिक पेट्रोल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100.21 रुपए जबकि डीजल 89.53 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में प्रभारी मंत्री और विभागीय अधिकारीगण बाल संरक्षण गृह और महिला संरक्षण गृह का निरीक्षण करके व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की ओर से बाल संरक्षण गृह और महिला संरक्षण गृह में निवासरत बच्चों, बेटियों और महिलाओं से संवाद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं को मंत्री और अधिकारी मौके पर जाकर जाने। कोलकाता हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री से वसूली की गई जुर्माने की रकम से कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवार की मदद की जाएगी। दरअसल ममता के वकील ने नंदीग्राम केस की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने की अपील की थी।
सीएम ममता बनर्जी के वकील का दावा है कि जस्टिस कौशिक चंदा को अक्सर बीजेपी नेताओं के साथ देखा गया है। इस मामले में सुनवाई खुद जस्टिस कौशिक चंदा ने की। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है तो ये असामान्य है, लेकिन वो एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है। जस्टिस कौशिक ने कहा कि इस मामले में आर्थिक हित पैदा होता है। ये सुझाव देना बेतुका है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है। अंबाला में कांग्रेस ने रामबाग रोड पर महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस मौके पर उनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है और महंगाई को लेकर हमारा प्रदर्शन निरंतर रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता वेणु अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार के राज में सब लोग सड़कों पर आ चुके हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या कोई भी हो। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड पर जो सरसों का तेल मिलता है वो भी सरकार ने छीन लिया है और आज तक किसी के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के जीटी रोड से होकर गुजरे और उसके बाद भी घाट चौक पर पहुंचकर सरकार के पुतले को दहन किया। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से एलोपैथी डॉक्टरों पर निशाना साधते हुए नजर आए। बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी से ड्रग माफिया जुड़े हैं। आयुर्वेद और योग कई गंभीर रोगों का उपचार करने की क्षमता रखता है। बाबा रामदेव ने यह बयान यूपी के गाजियाबाद जिले में दिया। दरअसल रामदेव सीकरी कला गांव में पतंजलि योगपीठ केंद्र का उद्घाटन करने गए थे। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से भ्रष्टाचार के आरोप चिकित्सकों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए इलाज के लिए सभी सुविधाएं होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की दोनों बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब सरकार ने इन कक्षाओं के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति जारी कर दी है। सरकार की तरफ से 2 विशेष समितियों की ओर से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। वहीं अब असम सरकार के नए आदेश के मुताबिक 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर कम होने के बाद से कई राज्यों में अपने अपने अनुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में भी अनलॉक 4 की घोषणा करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में अब स्कूल कॉलेज शर्तों के साथ खोले जाएंगे। फिलहाल 11वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्कूल कॉलेज के खुलने के साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी खुलने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में 8 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि स्कूल सिर्फ शिक्षकों के लिए ही खोले गए हैं। छात्र छात्राओं की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बंद हैं। बुधवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्कूल खोलने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में सितंबर अक्टूबर महीने में कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की चर्चा जोरों पर है। इस बाबत वैज्ञानिकों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते देश में तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। वहीं लाजपत नगर, सरोजनी नगर, सदर बाजार समेत दिल्ली के तकरीबन दर्जन भर बाजारों में इन दिनों जारी लापरवाही पर नजर डालें तो तीसरी लहर के लिए ये सब हॉटस्पॉट साबित हो सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में एक कैटेगरी के खूंखार पूर्व गैंगस्टर गुलबीर सिंह नरुआना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि ये बात सुबह 7 बजे की गई। वारदात के बाद पूर्व गैंगस्टर कुलबीर नरुआना और उसके साथी चमकौर सिंह की मौत हो गई। इस दौरान कुलबीर नरुआना का एक साथी गुरप्रीत सिंह जख्मी हो गया, जिसका इलाज बठिंडा के निजी अस्पताल में चल रहा है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद क्षेत्र के लाजपत नगर इलाके में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज रॉय बताया जा रहा है। दरअसल सूरज अपने दोस्त हिमांशु शर्मा की शादी की पार्टी में शराब पीकर झूम रहा था और उसी दौरान एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में सूरज रॉय नाम के एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के बंदिशों में कुछ और रियायतें देने का फैसला किया गया। उसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले किए गए। बैठक में सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह समेत विवाह और अन्य समारोह में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब 200 लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। वहीं इससे पहले यह शर्त 150 लोगों की थी, जबकि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। अभी अधिकतम सीमा 250 है। इसके अलावा बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए गए अतिरिक्त मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे राज्य की लगभग 7,964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने देने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने की अनुमति प्रदान की, ताकि उन्हें प्रतिमाह 1,500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनाथ बच्चों और 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के तहत लाया जाएगा। इससे 1,500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष की अधिक आयु वाले 16,304 वरिष्ठ जन लाभान्वित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया कि उन्हें जुलाई 2021 के महीने में कोरोना वैक्सीन की 12 करोड़ से अधिक खुराक मिलेंगी। आज सुबह तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2.19 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। थाना नगर खंगट क्षेत्र में 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबकर मौत हो गई। 3 बच्चे यमुना की तलहटी में ग्राम मड़ई में बकरी चराने के लिए गए थे। यमुना में नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गए। बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 जुलाई से हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 जुलाई तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शेष हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ और हिस्सों में 10 जुलाई के आसपास आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में गढ़वाल से कुमाऊं तक भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 15 जुलाई तक कुमाऊं रीजन में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 9 जुलाई से 15 जुलाई तक उत्तराखंड में मानसून और अधिक सक्रिय हो सकता है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है। देश के कई हिस्से अभी मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी बिहार में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मोतिहारी, दरभंगा और गोपालगंज में स्थिति भयावह हो चुकी है। कई मकान डूब रहे हैं तो कहीं दुकानें बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। मोतिहारी में सबसे ज्यादा तबाही मची है। घरों में पानी घुस चुका है। गंडक नदी से आई बाढ़ ने लोगों में तबाही मचा दी है। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोज़े की उनके घर पर हत्या कर दी गई। मामले में उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैती के प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति मोज़े की उनके घर पर हत्या कर दी गई। मोज़े की पत्नी रात के बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्टर पर छापेमारी के दौरान घायल हो गई थी। पीएम जोसेफ ने हमले की निंदा करते हुए इसे घृणित, अमानवीय और बर्बर कृत्य करार दिया है।
न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।